अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं CSS सेल्फ क्रिएटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बनाई थी CSS रिफॉर्म्स के हवाले से, यानी कि CSS गाइडेंस। उसमें टोटल मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कब हो रहा है, आप उसको जो है अपना ऑनलाइन अप्लाई किस स्ट्रैटेजी के मुताबिक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने CSS गाइडेंस के हवाले से बताया था, यानी कि CSS रूल्स के हवाले से बताया था कि आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 2021 का फॉर्म था, उसको किस तरह यानी कि हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और जब हम अप्लाई करने के बाद फॉर्म जनरेट होता है तो उसके बाद जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और किस तरीके से हम उसको सेंड कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ। उस फॉर्म के मुताबिक मैं इंशाल्लाह आपको तमाम डिटेल्स बताऊँगा। उसमें ये है कि अगर हम यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली यानी कि हमारा टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, या किसी भी तरह का अगर कोई इशू आ गया तो उससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं आपको 2021 का जो फॉर्म है उसको यानी कि डाउनलोड करके उसके मुताबिक आपको तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं दूंगा। और उसके बाद आप अगर ये फॉर्म लेना चाहें, ये इन्फॉर्मेशन यानी कि कलेक्ट करना चाहें, और इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, रिकमेंडेशन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ये फॉर्म साथ रखें और इसके साथ साथ आप खुद अप्लाई करें। अगर आप खुद अप्लाई नहीं भी कर सकते तो आप लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में भी मैं आपको ये क्लियरली तरीके से कह रहा हूँ कि आप अगर किसी से अप्लाई करवाते हैं तो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं उनको देने, आपने उनके पास बैठ के अपनी तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद फिल करवानी है। क्योंकि अगर इसमें किसी तरह का भी कोई एक छोटा सा भी इशू हो गया तो आपका जो पूरा साल है वो ज़ाया हो जाएगा और उसमें आपकी जो है रिजेक्शन ऑब्वियसली यानी कि हो जाएगी। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ आई रिजेक्ट फ्रॉम CSS 2021, तो आपने वो भी अच्छे तरीके से देख लेनी है। उसमें आपको तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसमें मैंने रूल्स भी बताए थे कि किस रूल के मुताबिक, किस स्ट्रैटेजी के मुताबिक और किस रूल्स के मुताबिक वो जो है आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक जिसकी वजह से आपका पूरा साल जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो वैसे नो डाउट मैं जानता हूँ कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मिनिमम टाइम में मैं आपकी इस वीडियो को कंप्लीट कर दूँ। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये गाइडेंस के हवाले से है। इसमें क्या है, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ अंडरलाइन भी करके बता दूँगा। ये आप देख सकते हैं गाइडेंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। ये आपकी यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने का एक मुकम्मल फॉर्मेट है। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो आप डिटेल से हम इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल करेंगे, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन इससे ज़्यादा कीमती नहीं है कि आपका ऑनलाइन अप्लाई ही सही ना हो। अगर आपका ऑनलाइन अप्लाई सही नहीं है तो आप जितना ही अच्छा पेपर करके आ जाएं, आपका जो अपना रिज़ल्ट है वो रोक लिया जाएगा और आपको जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेशक आप जितनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आज की वीडियो को आप अच्छे से देखें, बेशक नहीं हो यानी कि इस पर कितना ही टाइम लगे। मैं कोशिश करूँगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मिनिमम टाइम में ये काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लग भी जाता है तो भी आपने इस पर प्रॉपर वर्कआउट करना है और इसके मुकम्मल एंड तक देखना है। जी, जैसे क्या है यहाँ पे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS 2021, ये 2021 का फॉर्म लेके आया हूँ मैं। 2022 का भी सेम स्ट्रेटजी के मुताबिक है, इसमें आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब भी किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना होता है तो जैसे वैकेंसीज आती हैं आप उसको फाइनल जो है वो स्टार्ट में ही अप्लाई कर दिया करें। तो उससे ये होगा कि आपको फाइनल रिज़ल्ट लास्ट डेट का यानी कि इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कोई भी इशू बन सकता है, बहुत ज़्यादा इशू बनते हैं। लास्ट ईयर 2021 में बहुत सारे कोलीग थे जिन्होंने अपना वो सबमिट कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो अप्लाई नहीं कर सके, तो डेट जो है वो एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट डे उन्होंने दोबारा से वो फ़ी रिकवर करवा ली। वैसे रिकवर करते नहीं है, लेकिन उनकी मेहरबानी है, उन्होंने चलो कर दिया।
तो इसमें हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट के क्या है। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स टू स्टडी एंड ऑब्जर्व द गाइडेंस। ये स्टूडेंट के लिए यानी कि पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और इसमें गाइडेंस को ऑब्जर्व करना है गिवन इन दिस डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 की हम बात करेंगे, जो कि 2022 के दौरान ऑनलाइन अप्लाई आपने करना है। द गाइडेंस आर आल्सो एडवाइज्ड टू थॉरली स्टडी CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स अवेलेबल ऑन FPSC वेबसाइट। तो FPSC ये वाले जो CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो रूल्स हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, रीड आउट करना है, और जब भी आप अप्लाई करें तो आपने इस फॉर्म को दोबारा से फिर से आपने डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके आप एज इट बिल्कुल एक पॉइंट भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, जिससे आपकी जो है तमाम तरह की इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका वो लॉस ना हो। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर एनी क्वेरी हेल्प रिगार्डिंग CSS 2022, ओबियसली 1 लिखा हुआ है, तो आप यहां पे कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल UN, ये वाला नंबर है, और ईमेल FPSC, तो इस मेल पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, इसमें तमाम तरह की जो स्ट्रेटजी है उसमें उम्मीद है कि आपको अगर फॉर्म के मुताबिक आप फिल करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी को कॉल करें या किसी को मेल करके इंफॉर्मेशन लें। उसके बाद क्या है, ओनली फॉर टेक्निकल असिस्टेंट रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर CSS 2022 प्लीज़ कॉल। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स में आप उनको कॉल कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन हैज़ 5 स्टेज विच आर एज फॉलोइंग। ये जो प्रोसेस है आपका 5 यानी कि प्रोसेस पर मुश्तमिल है, 5 स्टेज हैं इसके, तो आप 5 स्टेज में इस पे प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। हाँ जी, एप्लीकेंट 1 से ये रजिस्ट्रेशन आपको यानी कि करवानी होगी, जो कि एक मरतबा आपको करवानी होगी। इसके 3 चांस होते हैं, लेकिन आपको एक मरतबा इसकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद आप टिल द एंड जो रजिस्ट्रेशन जो चलान फ़ी होती है मरतबा फिल करेंगे। एक मरतबा फिल करने के बाद फिर आपको आपने उसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यानी कि ओरिजिनल जो फ़ी है, फीस रिसेप्ट है, वो आपने प्रॉपर जो है वो FPSC को रिकमेंड करनी है। वो फाइनल मैं बता दूंगा इसमें, तो वो आपने संभाल के रखनी है फाइनल इंटरव्यू तक। जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, कॉल लेटर नहीं आ जाता, तब तक आपने उसको संभाल के रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज 2 पे क्या है, क्रिएट एडिट प्रोफाइल। इसमें पहली तो ये है कि आपको क्रिएट करना है, और अच्छे तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी प्रोफाइल को। इसलिए बेहतर यही है कि आप फर्स्ट टाइम में उसके अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट है, वो आप फिल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टेज 3 अप्लाइंग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर इसमें क्या आएगा, स्टेज 4 प्रिंटिंग है। इसमें जो फॉर्म आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका जो फॉर्म जनरेट होगा उसको एज आ प्रिंटिंग यानी कि प्रिंटिंग स्टेज तक लेके आएंगे। उसके बाद फिर आप उसको प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद फिर आपको डिस्पैच करना होगा। डिस्पैच कैसे करना होगा, डिस्पैच ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड प्री फिल्ड फॉर्म। वो फॉर्म जो कि कंप्यूटर जनरेट करेगा, आपने उसको डिस्पैच करना है। डिस्पैच कैसे करना है वो इंशाल्लाह आगे चल के हम देख लेते हैं कि उसका जो फाइनल प्रोसेस है, डिस्पैच कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को साथ लेके चलना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या है, द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ द अबाउट स्टेज आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेज पे वो बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होगी, ईच एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ हर सेल्फ विद द सिस्टम वंस बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्टर्ड होना होगा। उसमें क्या है, फॉर द पर्पज़ प्लीज़ टेक फॉलोइंग स्टेप। रजिस्टर होने के लिए आपको क्या करना है वो आगे देख लेते हैं हम। उसमें क्या है, ओपन FPSC वेबसाइट आपने अच्छे तरीके से इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपने इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, और वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल प्लीज़ यूज़ ब्राउज़र गूगल। आपने गूगल यूज़ करना है, क्रोम यूज़ कर सकते हैं, मोजिला यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं,
या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर 8.0 इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये वेबसाइट जो है www.fpsc.gov.pk ये वाली आप वेबसाइट जो गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे आप यूज़ कर रहे हैं, ओपेरा यूज़ कर रहे हैं, यानी हो कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस पे ये वेबसाइट पुट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका फॉलो द अप्लाई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपके पास ये वाला फॉर्मेट ऐसे ही ओपन हो जाएगा और आपने ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS 2022 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सिलेक्ट न्यू यूज़र। ऑब्वियसली अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले अप्लाई अटैम्प्ट किया है तो फिर आप न्यू यूज़र पे क्लिक नहीं करेंगे, फिर आपका ऑप्शन आ रहा होगा, तो ऑप्शन आर डिस्प्लेड अंडर, तो आपने उसके मुताबिक कर देना है। यहाँ पे इन ऑर्डर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CSS 2022 ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू मेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएट प्रोफाइल, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑल एप्लीकेंट हैव टू मेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएट प्रोफाइल, यहाँ पे आपने क्रिएट प्रोफाइल करनी है। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका लॉगिन भी होगा, पासवर्ड भी बना होगा, तो उसके मुताबिक आप उनको टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर जो ओल्ड हैं उनको जीमेल तो ऑब्वियसली याद ही होगा, अगर पासवर्ड भूल गया है तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड जाके आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यू यूज़र हैं तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक डायरी छोटी सी बना लें। डायरी में जो है आप अपने जो मेन पॉइंट्स है वो लिख लिया करें, वो पॉकेट डायरी आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने भी पॉकेट डायरी जो है वर्क की हुई है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सिंपल सी छोटी सी पॉकेट डायरी है। तो हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वोकैबुलरी करेंगे। इस पॉकेट डायरी के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसकी कितनी वैल्यू होती है और इसको किस तरह हम अपनी वोकैबुलरी भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ हमारी वोकैबुलरी, ये छोटी सी पॉकेट डायरी है, लेकिन ये बहुत हमारे काम आने वाली चीज़ है। तो आपने ये मस्ट यूज़ करनी है अगर आप CSS 2022 को आप अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, यानी हो किसी भी, यानी कि आप नेक्स्ट आपका आने वाले सेशन में, यानी कि आपका इरादा है CSS में अपीयर होने का, तो आपने ये ज़रूर डायरी यूज़ करनी स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जो माइंड सेट है वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के मुताबिक हो। तो न्यू यूज़र पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड चलान फॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS 2022। यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर्म मिल जाएगा और फॉर्म उसके बाद आपने वो बैंक में डिपॉजिट करवा देना है। बैंक में जब डिपॉजिट करवाएंगे तो उसके बाद फाइनली आपको नेक्स्ट उसके प्रोसेस को देखना होगा। वो क्या होगा, फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर, तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। उसमें क्या होगा, कैंडिडेट फुल नेम, यहाँ पे आपके पास क्या है, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। ये रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अच्छे तरीके से यानी कि फिल करनी है, इसमें भी किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, नोट प्लीज़ इंटर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वेरी केयरफुली, स्पेशली योर नेम, CNIC एंड ईमेल एड्रेस। ये तीन चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो एज दीज फील्ड्स will be used in your CSS application and no change will be allowed after registration। तो ये आपका हो गया। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट फुल नेम, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है और वो नाम लिखना है आपने एज पर मैट्रिक योर मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक आपका जो नाम है वो होना चाहिए और उसके मुताबिक ही होना चाहिए। अगर आपने मैट्रिक सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवा लिया तो कोई इशू नहीं है, और अगर नहीं चेंज हुआ और आपको वो नाम पसंद नहीं है तो आपको बाइस मजबूरी ये रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन अप करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस लगाएंगे और कंप्यूटराइज CNIC यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपके पास ये वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, ये कोड आपने यहाँ पे पुट करना है और पुट करने के बाद आपने सबमिट कर देना है फॉर्म को। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एट रजिस्ट्रेशन स्क्रीन कैंडिडेट मस्ट इंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द रेलेवेंट बॉक्स। उसके रेलेवेंट बॉक्स जो होगा उसमें आपने मस्ट फिल करना है जो भी इंफॉर्मेशन होगी। वो अगर नहीं फिल करेंगे तो आपके लॉस है और ओबियसली वो आपको ही फेस करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इंटर्ड द सिलेबस द सिस्टम विल नॉट प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज को जो है वो फिल नहीं कर सकेगा। जैसे क्या है, फुल नेम, लॉगिन, ये लॉगिन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये करना है जिसमें आपके अल्फ़ाबेटिक्स होंगे A to Z
और आपके नंबर जो होंगे 0 to 9, उसमें आप कोई भी आप लॉगिन अपने तौर पर रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद ये आपके बारे में यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा। जब ये वाला टेक्स्ट जो है वो ओपन होगा, इसमें क्या है, फॉलोइंग मैसेज बॉक्स विल बी डिस्प्लेड ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, आपने यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, द लॉगिन स्क्रीन एज ऑन 5 विल अपीयर 4 विल अपीयर, द लॉगिन स्क्रीन एज ऑन 4 विल रीअपीयर। यहाँ पे क्या होगा, रीअपीयर होगी। इसके बाद एंटर यूर लॉगिन एंड पासवर्ड एज ऑलरेडी चूजन एट द स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द रेलेवेंट बॉक्स। तो वो आपने लिख लेना है और लिखने के साथ साथ आपने उसको जैसे जैसे यानी कि आप फिल कर रहे हैं वैसे वैसे आप लिख लें, ताकि दोबारा आपको पुट करना पड़े तो आपको लिए मसला ना बने। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रोफाइल है, यहाँ पे प्रोफाइल पे आपने करना है क्रिएट अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला फॉर्मेट जो है ये ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे नेम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, ये आपके पास कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर के मुताबिक आपने उसको सेट कर लेना है। और उसके बाद रिलीजन, अगर आपका मुस्लिम है तो मुस्लिम लिख देना है, और एनी हो यानी कि आपका जो भी रिलीजन है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या है, वेदर नॉन मुस्लिम डिज़ायर्स टू बी एग्जामिन्ड इन इस्लामिक स्टडीज़ आर कम्पिटिटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन। तो यहाँ पे वो आप अगर नॉन मुस्लिम है तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर आपका मेल है, मार्टल स्टेटस से मेल है या फीमेल है, नहीं हो यानी कि आप कुछ भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। सॉरी, मैं अपना मेल के बारे में बात कर रहा था। अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने फीमेल ही लिखना है। थैंक यू जी। तो उसके बाद क्या है, मार्टल स्टेटस, इसमें क्या है, सिंगल है या मैरिड है, नहीं हो यानी कि आप जो भी हैं वो आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हस्बैंड नेम, यहाँ पे आपने, अगर आप यानी कि फ़ीमेल हैं और आप मैरिड हैं तो आपने यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखना है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फिर आपको सिंगल यानी कि यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर आपका फादर नेम यहाँ पे आ गया है तो उसमें आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेशनलिटी ऑफ स्पाउस, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वाइफ या हस्बैंड, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैरिड हैं, आप यानी कि मेल हैं या फीमेल हैं तो आपने उसके मुताबिक आपने इस स्ट्रैटेजी को फिल कर लेना है। अगर मेल हैं तो आपने फ़ीमेल के बारे में लिखना है, उनकी नेशनलिटी के बारे में लिखना है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपने मेल के बारे में, उनकी नेशनलिटी के बारे में लिखना है। उसके बाद स्पाउस फियांस एज, उनकी एज लिखनी है। उसके बाद फियांसी आपने एजुकेशन उनकी लिखनी है। उसके बाद आपका फियांसी ऑक्यूपेशन उनका क्या है, यानी कि प्रोफेशन क्या है, वो करते क्या हैं साहब, तो इसके बारे में भी आपने लिखना है। उसके बाद स्पाउस फियांसी डेजिग्नेशन, अगर वो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने उनके बारे में लिखना है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये आपका गिलगित बल्तिस्तान रिकॉग्नाइज ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज़ या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, इससे रिलेटेड अगर कोई है कि स्ट्रेटजी तो आप उसके मुताबिक वो फिल कर लेंगे। उसके बाद क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन कन्विक्शन, तो यहाँ पे अगर आप किसी यानी कि कोई आप पे FIR है यानी हो, कोई भी यानी कि इलीगल आपने काम किया है या हुआ है, मेरा बात करने का मकसद ये नहीं है कि ज़रूरी आपने किया होगा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद से हो जाते हैं, कभी किए नहीं जाते, तो अगर हुआ है तो उससे रिलेटेड भी आपने यहाँ पे क्लियर करने। और अगर आप पे कोई FIR वगैरह नहीं है तो यहाँ पे नो आप कर देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रोफाइल पे यानी कि आपने पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करेंगे और आपकी जो पिक्चर है यू कैन अपलोड JPG, GIF, PNG फाइल मैक्सिमम साइज़ ऑफ 30 KB। 30 KB की आप जो है फाइल वो सबमिट करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो आप किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से करवा लें, और अगर फिर भी नहीं कर सकते तो आप मुझे अपनी पिक्चर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको मैं शो करवा दूंगा, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी पिक्चर एज ए डॉक्यूमेंट में सेंड कर देंगे। मैं आपको 30 KB का 20 KB में करके भेज दूंगा। तो उसमें मैं ये जो कर रहा हूँ सदका जारिया समझ के कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला को हामी नासिर रखते हुए मैं आपकी सपोर्ट विदाउट एनी फ़ी कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें कि मैक्सिमम जितना हो सके आप सपोर्ट करें। और आप कंपटीशन ओबियसली यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लेकिन आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप किसी की पुल लैगिंग नहीं करेंगे, आप किसी को यानी कि थ्रेट नहीं करेंगे, आप किसी को यानी कि
नाजायज़ तंग नहीं करेंगे, या फिर अगर कोई बढ़ रहा है या कोई कॉपरेशन के हवाले से उसको ज़रूरत है, उसको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये बेहतर समझते हैं कि वता इज़्ज़ु मन तशाउ वता ज़िल्लु मन तशाउ। इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए आपने कभी भी ये नेगेटिव माइंड नहीं लेके चलना, क्योंकि आपने सीनियर ऑफिसर बनना है एज अ 17। आप ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट बने जा रहे हैं। तो जब आपके दिल में ये काइंडनेस ही नहीं है, आप किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते, तो फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर आप ऑनलाइन अप्लाई ही ना करें, आप इसको स्किप कर दें और आप अपना कोई और काम कर लें, क्योंकि अगर आपने फुल लैगिंग ही करनी है तो फिर डिपार्टमेंट में आने की क्यों सोच रही हैं, आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आपने सेलेक्ट फ़ोटो करना है, सेलेक्ट फ़ोटो में ब्राउज़ में जाना है, यानी कि आपका CD या डेस्कटॉप पे जहाँ भी आपकी तस्वीर पड़ी है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके मुताबिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये आपको क्या कह रहे हैं, अपलोड आपने वो तस्वीर करनी है जो कि आपकी तस्वीर सही नहीं हुई और आप दोबारा उसको करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तस्वीर यहाँ पे सही हो जाती है तो आपको दोबारा अपलोड यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे आपकी ब्राउज़ से पिक्चर आ जाएगी और आप उसके मुताबिक उसको स्ट्रैटेजी को कर लेंगे। और अगर आपको यानी कि चेंज नहीं करनी पिक्चर, तो आपने स्किप दिस सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन सिस्टम सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड फील्ड्स यानी कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद हमारा यानी कि ग्रेड आ जाएगा, डिवीज़न आ जाएगी, नेक्स्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बोर्ड है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लोकेशन, फॉर्म डेट है। ये तमाम स्ट्रेटजी है, ये आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेनी है। उसके बाद ये जैसे जैसे आप सेक्शन फिल करते जाएंगे आपके पास वैसे वैसे आते जाएंगे। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे जब आप एजुकेशन के हवाले से फिल कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपने अपनी लास्ट डिग्री को फिल करना है। लास्ट डिग्री को फिल करने का मकसद क्या होता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो लास्ट डिग्री को देखते हैं, फर्स्ट डिग्री को नहीं देखते, और उसकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपको क्लियर हो जाता है। तो आपने लास्ट डिग्री को फिल करना है। फॉर एग्जांपल आप मास्टर हैं तो मास्टर को फिल करना है, अगर एमफिल हैं तो एमफिल को फिल करना है। और मेरी सजेशन यही है कि अगर आप मास्टर हैं या PhD हैं तो आप ग्रेजुएशन बेस पे ही ये आप अपना जो फॉर्म है ये फिल करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप PhD हैं या फिर आप एमफिल हैं, जो भी हैं नहीं हो, ये रिक्वायरमेंट तो ग्रेजुएशन बेस पे है, तो ग्रेजुएशन ही आप उसको फिल करें। नहीं हो आपका मेरिट जो बने या ना बने, या आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक आप इसमें ग्रेजुएशन बेस तक अप्लाई करें, जो मेरी सजेशन है। नेक्स्ट अप टू यू, आप कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आप PhD के करना चाहें तो वो PhD की कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि आपको एक्स्ट्रा से कंटेंट फीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में आपको उस लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे जिस लेवल की आपकी क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन अगर आप PhD हैं और आप ग्रेजुएशन बेस पे फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट भी एज अ ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो फिर आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अच्छे तरीके से इस लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिनको आप अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे और आपकी बुक से रिलेटेड ही किए जाएंगे। लेकिन अगर आप PhD लेवल पे लेंगे, PhD लेवल शो करेंगे, तो फिर मे भी आपको आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे जाएँ। वैसे CSS में आउट ऑफ सिलेबस का कोई कंसर्न नहीं होता। आउट ऑफ सिलेबस यानी कि इट मीन्स वो कोई भी यानी कि इसकी स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो बात क्लियर कर रहे होते हैं। वो किसी भी स्ट्रैटेजी से, किसी भी यानी कि पार्ट से एज अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से वो ले सकते हैं, यानी कि सवाल ले सकते हैं और उसको हमें सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। मेजर सब्जेक्ट आ जाते हैं। ये मेजर सब्जेक्ट आपने अच्छे तरीके से फिल करने हैं। आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं सबसे पहले आपने उनका पेयरिंग करनी है, यानी कि आपका जो एक सब्जेक्ट है वो दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो माफ़ कीजिएगा, आपने वो कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। आपने कोशिश करनी है, जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर स्टडी और पंजाबी। इसमें इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन और आपका जो जेंडर स्टडी है, और इसमें ऐसे करंट अफेयर, पाक अफेयर, ये तमाम जो हैं ये आपके साथ साथ ओवरलैप हो रहे हैं, कवर अप हो रहे हैं।
तो आपका एक इंटरनेशनल लॉ जो है वो 800 मार्क्स को कवर कर रहा है। तो इसे मुझे ज़्यादा यानी कि दिक्कत नहीं हुई थी जब मैंने तैयारी की थी। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मज़ीद भी यानी कि मैं अपनी ट्राई कर रहा हूँ, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। यानी कि और पंजाबी का मैंने इसलिए इंतखाब किया था क्योंकि पंजाबी जो होती है वो एक सिलेक्टेड मजमून होता है। आपने मस्ट किसी भी लैंग्वेज को जो है वो चूज़ करना है। जेंडर स्टडी वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही शॉर्ट सा सब्जेक्ट है, तो आप इससे भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज की बात अगर की जाए तो लैंग्वेज ये होती है कि लैंग्वेज का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सेम अपनी ही लैंग्वेज को लेके चल रहा होता है और वो उस लैंग्वेज को प्रमोट करना चाह रहा होता है, इसलिए उससे मार्क्स भी हमें अच्छे मिल जाते हैं। तो आपने एनी हो यानी कि कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हैं, पंजाबी, सिंधी, सराइकी या फिर एनी हो फारसी, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो है वो आपने मस्ट चूज़, आपको उसमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें जी। इसके बाद आपका एजुकेशन रिजल्ट है, यहाँ पे आप टाइटल, एक्शन, यहाँ पे ग्रेजुएशन है, एडिट या डिलीट, आप कुछ भी यानी कि करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। यहाँ पे आपके पास जब यानी कि आप फाइनल इसको मुकम्मल करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये वाला होगा, नेम ऑफ द पोस्ट टाइटल, यानी कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे शो हो रहा है। एक्सपीरियंस आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस पुट करने की ज़रूरत है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, आप ऑलरेडी यानी कि स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपने फॉर्म खाली छोड़ देना है, इसको फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, उसको अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके मुताबिक आप इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक ये कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अगर कोई हैं आपकी तो वो आप कर सकते हैं। स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, रिक्वायर्ड फील्ड, यानी कि अगर आपका कोई गेम कर रही हैं या नहीं हो कोई भी अदर एक्टिविटी है तो वो आपका, यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है वो भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप स्किप दिस सेक्शन कर दें, और अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हॉबीज़ या स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सेक्शन मोस्ट रिसेंट फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट डेट, टू डेट, एक्टिविटी या फिर एक्शन, ये वाली जो है आप उसके मुताबिक फिल कर देंगे। जो भी आपकी एक्टिविटी है, हैबिट है या फिर आपका यानी कि हॉबी है या फिर स्पोर्ट के हवाले से आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इससे रिलेटेड इस अकॉर्डिंग टू दिस वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है स्किप जी। इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास CSS एप्लीकेंट पेरेंट्स है। पेरेंट्स के बारे में यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पेरेंट्स यानी कि आप CSS में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है, तो इस स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने जो है उनका डाटा पुटअप करना है। यहाँ पे पेरेंट्स क्या हैं, फादर के बारे में, अगर आपके फादर हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे, तो आप उनका जो है वो डाटा पुट करेंगे, और अगर आप फादर नहीं है तो मदर का पुट करेंगे, और यानी हो यानी कि आप गार्डियन का कोई है तो गार्डियन का डाटा पुट करेंगे। यहाँ पे आपने उसके मुताबिक करना है पेरेंट जी। उसके बाद ये करेंगे, फिर आपने फाइनल इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे CSS एप्लीकेंट डिसेबिलिटीज़, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपने यहाँ पे लिखने हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने इसको भी स्किप करना है, स्किप दिस सेक्शन, इस पे क्लिक कर देना है, और अगर हैं तो यहाँ पे आप फिल करके उसके मुताबिक आपने इसको सेव कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है जी। उसके बाद आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश ही हमारी यानी कि सिलेक्ट होगी, और उसमें रीड, राइटिंग, स्पीकिंग ये आपने तमाम जो है एक्सीलेंट कर देने हैं। और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अगर आपने कोई स्पोकन कोर्स, आइट्स या कुछ भी किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और अगर नहीं किया हुआ तो स्किप दिस सेक्शन करके आपने इसको ओके कर देने और नेक्स्ट चलना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं CSS एप्लीकेंट ब्रदर एंड सिस्टर आर सिबलिंग, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उन्हें यानी कि ब्रदर, सिस्टर्स या फिर अपना आपके सौतेले भाई या सौतेले बहन है, या फिर आपके यानी कि कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपने करना है, उसके मुताबिक अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो स्किप दिस सेक्शन कर देना है। फिर आपका फाइनली ये CSS एप्लीकेंट नियर रिलेशन जी, आपका जो है रिलेशन के बारे में यानी कि देखा जाएगा, नेम, रिलेशनशिप, पोस्ट हेल्ड, डिपार्टमेंट, प्लेस ऑफ ड्यूटी जी। अगर आपका कोई उससे पहले है, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पार्टिकुलर ऑफ नियर रिलेशन, द इफ एनी आई, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फर्स्ट अंकल एंड फर्स्ट रिलेशन इन लॉ हु आर या वर in government service of Pakistan or elsewhere, specifying the posts held and where posted।
तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अगर आपका कोई जानने वाला यानी कि भाई बहन माँ बाप चचा मामू या कोई भी यानी हो यानी कि ब्लड रिलेशन में अगर आ जाता है, ये नहीं कि आपने चौथे ख़ानदान से लेके आ जाना है, मेहरबानी कीजिए चौथे ख़ानदान से नहीं लेके आना। आपका अगर कोई ब्लड रिलेशन है यानी कि क्लोज ब्लड रिलेशन है तो आप उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में लिखेंगे। अगर अभी वो जॉब कर रही हैं या उन्होंने की है और अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं या अल्लाह ना करे यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है या किसी भी स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो अभी नहीं कर रहे, तो आपने उनका डेजिग्नेशन, उनकी पोस्टिंग और वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है जी। अगर नहीं है तो फिर आपने इसको स्किप कर देना है। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है CSS एप्लीकेंट प्रीवियस एग्जामिनेशन। यहाँ पे प्रीवियस एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो उसके मुताबिक जो है आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी फिल कर देंगे। अगर नहीं दिया तो फिर आप इसको स्किप दिस सेशन कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाता है वेलकम टेस्ट टू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम CSS मॉड्यूल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, क्रिएट अपडेट प्रोफाइल। तो आपने यहाँ पे क्रिएट अपडेट प्रोफाइल कर लेनी है और उसके बाद आपका जो है प्रोफाइल जो ओके हो जाएगी। अगर आपकी कोई माई एप्लीकेशन डिटेल, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन जो है यानी कि आपकी जो फॉर्मेट है वो अगर कोई इशू आया है तो उसमें आप एडिट प्रोफाइल पे यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अप्लाइंग ऑनलाइन, ये आपका सेक्शन 2 आ गया है। ये इसमें क्या है माई एप्लीकेशन डिटेल्स, ये आपकी डिटेल्स आ गई हैं CSS 2022। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर CSS, चूज़ सब्जेक्ट, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। चूज़ ग्रुप, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल ग्रुप चूज़ कर लेना है। उसके बाद ये चलान रिसेप्ट नंबर, यहाँ पे आपने चलान रिसेप्ट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद अमाउंट 2200 ऑब्वियसली है। उसके बाद बैंक एंड ब्रांच नेम, यहाँ पे आपने बैंक एंड ब्रांच नेम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आप 3 तरह की यानी कि ब्रांचें हैं उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल बैंक पे, हबीब बैंक पे या फिर आप MCB बैंक पे या इससे रिलेटेड यानी कि UBL बैंक भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी के मुताबिक होता है। ये 3 बैंक जो हैं आप इनमें से किसी पे भी आप चलान फिल कर सकते हैं, चलान सबमिट कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप उस बैंक का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लिखेंगे विहाड़ी है, मुल्तान है, एनियो लाहौर है या इस्लामाबाद है, ये कुछ भी है आपने वो करना है। तो उसके बाद बैंक ब्रांच कोड, यहाँ पे ब्रांच कोड देना है। ट्रेजरी रिसेप्ट डेट, यहाँ पे आपने रिसेप्ट डेट, जिस डेट को आपने चलान सबमिट किया है वो डेट आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने चलान सबमिट किया है, आज हमारी 13 डेट है, तो आपने अगर चलान सबमिट किया है 11 डेट को, तो 11 डेट को आपको यानी कि 11 डेट का ही लिखना है, यहाँ पे 13 डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टेस्ट सेंटर आप जहाँ पे जो आपका नियरेस्ट टेस्ट सेंटर है वहाँ पे आपने वो सिलेक्शन करनी है और उसके मुताबिक आपने उसको ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड टेस्ट, उसके बाद आपने प्रोसीड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है व्हेन ऐड ऑप्शन इज सिलेक्टेड फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी और इसमें आपके तमाम जो हैं 1 सब्जेक्ट कैरिंग 200 मार्क्स, यहाँ पे आपने सब्जेक्टिंग का जो ग्रुप आ गया ग्रुप आपने करना है, यानी कि 1200 मार्क्स का आपने ग्रुप जो है वो चूज़ करना है जिसमें आपके तमाम तरह की स्ट्रैटेजी होंगी। ये पहले वाली जो स्ट्रैटेजी है ये आपके 200 पे आ रही है। उसके बाद आपकी ये वाली स्ट्रैटेजी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री ये भी 200 पे हैं। नेक्स्ट आपके 100 पे आ रहे हैं और इसी तरह नेक्स्ट आपके तमाम जो हैं वो 100 में ही जा रहे हैं। तो इसमें आपने 1200 के जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, चाहे आप 200 के ही सारे सेलेक्ट कर लें, चाहे आप 100 के सारे सेलेक्ट कर लें या अन्य हो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी उसके मुताबिक आपने कर लेने। आपने एक सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ग्रुप से लेने, यानी कि साइंस नहीं रखना चाह रहे तो आप एक सब्जेक्ट जो है वो आपने फर्स्ट ग्रुप से लेना है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस ले लें, इंटरनेशनल रिलेशन ले लें, कंप्यूटर साइंस ले लें, अकाउंटेबिलिटी या एडिटिंग ले लें या फिर इकनॉमिक ले लें। वैसे मेरी रिकमेंडेशन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन पर ही है। नेक्स्ट आप बेहतर समझते हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, अगर फिजिक्स यानी कि केमिस्ट्री आप रखना चाह रहे हैं तो ये भी 200 मार्क्स के हैं तो आप इनमें से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये नीचे 100 मार्क्स के हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है ये वाले ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट द सेव ऑप्शन टू रिटर्न द फॉलोइंग स्क्रीन। तो यहाँ पे आपने सेव कर देना है और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन ग्रुप वगैरह यानी कि यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। ये आपका तमाम प्रोसेस जो है मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे ये जो है आपके 12 डिपार्टमेंट्स जो हैं
यानी कि वो आ गए हैं। और डिपार्टमेंट की आपकी सिलेक्शन क्या है, सबसे पहले यानी कि आप पहले ग्रुप को किसको प्रीफर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यानी कि आप करना चाह रहे हैं कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप को थर्ड पे लेके आना चाह रहे हैं, तो आप थर्ड पे लेके आ सकते हैं। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अगर आप लेके आना चाह रहे हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को, तो टॉप प्रायोरिटी पे लेके आएंगे। अच्छा, इस चीज़ में इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि यार पुलिस जो है वो थर्ड पे है या टॉप पे आता है, तो ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेटजी हमारी अपनी होती है, हमारी अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है, उसके मुताबिक जो है हमारी जो वो अपना पासिंग मार्क्स, हमारा ग्रेड और नेक्स्ट जो है हमारी सिलेक्शन पे डिपेंड किया जाता है कि हमारा सबसे टॉप पे, यानी कि हमने अगर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को रखा है तो वो हमारा टॉप पे आएगा। अगर हम के हमारे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो हम पुलिस को बआसानी चूज़ कर सकते हैं। और अगर यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल यानी कि पुलिस को एंड पे लेके आना चाह रहे हैं तो भी उसमें कोई कंसर्न नहीं, तो भी इसमें कोई इशू नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है और आपकी अपनी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप को अगर टॉप पे लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। जिस स्ट्रेटजी के मुताबिक भी आप सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपके इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है, ना कि आपने यानी कि ये देखना है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू कम है। नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के, आपने किस डिपार्टमेंट को कितनी ज़्यादा अहमियत देनी है ये आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इम्पोर्टेंस जो टारगेट होता है या फिर स्कोप होता है ये किसी भी चीज़ का नहीं होता, आपका अपना होता है। ठीक है, आपका अपना ये स्कोप है और आपने उसके मुताबिक जो है वो चूज़ करना है। आपका जो पैशन है, आप किस यानी कि कैटेगरी में जाके लोगों को सर्व करना चाहते हैं, तो एनी हो यानी कि वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर CSS यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है। ये आपका सेम प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है ये फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म जनरेट करेंगे इस प्रोसेस के बाद, तो आपने जो है ये देखिए सिलेक्ट द प्रोसीड नेक्स्ट, तो आपने नेक्स्ट प्रोसीड कर लेना है और उसके बाद बटन एंड वेट है, तो बटन दबाना है और उसके बाद फिर क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो फॉर्म है, जो आपका फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होंगी। इसमें हम लास्ट पेज भी आप देख लेते हैं। ये तमाम स्ट्रैटेजी वही है जो हमने खुद से फिल की है और इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो कि आपको बताने वाली है। तो लास्ट सेक्शन है, इसमें देख लेते हैं हम। यहाँ पैराग्राफ नंबर 27 में क्या कह रहे हैं जी, चेक लिस्ट ऑफ द प्री फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू चेक फील्ड बाय द कैंडिडेट। तो ये आपने यानी कि इसको अच्छे तरीके से प्री फिल्ड कर लेना है एप्लीकेशन को। उसके बाद क्या करना है, पुट यूर सिग्नेचर्स, अपने सिग्नेचर जो हैं वो पुट करने हैं ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्म एट द रेलिवेंट स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज एट पेज 1 एंड पेज 6। जो आपका पेज 1 और पेज 6 है वहाँ पे आपने अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है, थंब इम्प्रेशन। और थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद यहाँ पे भी आप इस वीडियो में भी थंब इम्प्रेशन कर दें अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने पेज नंबर 1 और पेज नंबर 6 पे जो है वो थंब इम्प्रेशन लगाना है। थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द दैट आर एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर APSC। अब वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ओरिजिनल बैंक रिसेप्ट, जो आपने ओरिजिनल बैंक जो आपने बैंक में चालान यानी कि सबमिट किया है उसकी वो रिसेप्ट मांग रहे हैं। और उसकी जो आपने डुप्लीकेट है वो आपने टिल द फाइनल एग्ज़ाम, टिल द फाइनल लेटर, आपके पास जब तक जॉइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आपने उसको संभाल के रखना है उसकी कॉपी को, वरना आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। और वो अगर आप यानी कि ड्यूरिंग इंट्रो या फिर आप यानी कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम लेके नहीं गए तो आपका जो है वो एग्ज़ाम नहीं होगा और इंटरव्यू भी में भी यानी कि कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपने इसको संभाल के रखना है और अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें हैं, ये वीडियो बैकग्राउंड में आपने रखनी है और 4 तस्वीरें चाहिए। उसके बाद अटेस्टेड कापी ऑफ CNSE है, CNSE की कापी जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड स्केल का ऑफिसर होगा उससे आपने अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड करवाने के बाद नेक्स्ट क्या है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है उसमें यानी कि आपने प्रॉपर जो है वो उसको अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद प्रोविजनली सर्टिफिकेट, रिजल्ट कार्ड, मार्कशीट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि वो उसके अगर सर्टिफिकेट आ गया है तो सर्टिफिकेट ही होना चाहिए,
ना कि प्रोविजनली सर्टिफिकेट, रिज़ल्ट कार्ड या फिर मार्कशीट जो है वो आप करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसकी वजह से आपको रिजेक्शन लग जाएगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स, ये आपने करना है। उसके बाद शीट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, याद रखिए ये आपने नहीं करना। यानी कि आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये आपके जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट के वो आपकी डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिए, वो आपने सबमिट करनी है, बजाय इसके कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। माफ़ कीजिएगा, ये आपने मेरे यानी कि अकाउंट में नहीं डालना। आपने ये नहीं कहना कि सर ने कहा था कि आप उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी करवा के आपने वहाँ पे सबमिट करना है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको लेमिनेशन करवा के आपने संभाल के रखना है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री, ये आपने करनी है। तमाम डिग्री की अटेस्टेड कॉपी होगी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सेल्फ डोमिसाइल, आपके डोमिसाइल की कॉपी होगी। सर्टिफिकेट ऑफ बुद्धिस्ट एंड शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट फॉर प्रोविजनल फेडरल ट्राइबल एरियाज, अगर आपके ट्राइबल एरिया से आप तलक रखते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यानी कि बलूचिस्तान से तलक रखते हैं, यानी वो किसी भी ट्राइबल एरिया से आप तलक रखते हैं तो उसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके बाद क्या आ जाता है, सर्टिफिकेट फ्राम कश्मीर अफेयर्स डिवीज़न ऑफ आज़ाद कश्मीर नेशनल्स, अगर आप कश्मीर से रिलेशन रखते हैं तो वहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट उसके होना चाहिए कि आप CSS में अप्लाई कर रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ कोई FIR या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स फॉर मिनारिटीज़, अगर मिनारिटीज़ है आप यानी कि फॉर एग्जांपल यानी कि किसी और रिलीजन से तल्लक रखते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपने ये सर्टिफिकेट, जिसको NOC भी कहते हैं, ये आपने मस्ट लेना है। अगर ये नहीं लेंगे तो भी आपके लिए इशू बन सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ एक्स एम्प्लॉयज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान नंबर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्राम रेलिवेंट अथॉरिटी, तो अगर आप आर्म्ड फोर्सेस से एक्स एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आप वहाँ से निकाले गए हैं या निकल आए हैं, तो आपने वो सर्टिफिकेट भी साथ लेके आना है ताकि उसमें किसी तरह का कोई इशू ना हो जी। इसके बाद क्या आ जाता है, इन केस ऑफ डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो उसका भी आपको जो है सर्टिफिकेट लेके आना है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट साथ लेके आना है। उसके बाद क्या है, एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाइड रूल्स एप्लीकेशन फॉर्म प्रेस एडवर्टाइजमेंट ऑफ CSS 2020, तो इसके मुताबिक आपने जो है ये फॉर्म फिल करना है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी इतना ज़्यादा मेरा बोलने का मकसद है या इतना ज़्यादा डिटेल से बताने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरे भाई आपको कोई ऐसा लॉस ना हो जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े और आपका एक पूरा साल जो है वो ज़ाया हो जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। आई एम डूइंग दिस फॉर यू and please you must have to share it for someone. Okay, see you next video. Thank you for watching. Allah Hafiz.